मेरा था 1500 किलो केचुआ मैंने खरीदा था। और आज की डेट में आपके पास कितना केचुआ होगा? सर आज तो मेरे पास में अब मैं केचुआ अपना मतलब अंदाज़न अगर मैं बताऊं तो मेरे पास में कम से कम 5 से 6 हज़ार किलो केचुआ होगा जो मेरे बेड में काम कर रहा है। और मैं जो है मतलब आज अगर मेरे से कोई सप्लाई के लिए मांगता है तो मैं 2-2.5 हज़ार किलो तक केचुआ आराम से दे सकती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं खतर रोड स्थित कविता ऑर्गेनिक फार्म में। यहां पर मैं मुलाकात कर रहा हूं कविता पाल से, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं, जिसको कहा जाता है केचुए की खाद। तो आप जो है अपना पूरा समय जो है केचुए के साथ बिताती हैं और आप वर्मी कंपोस्ट के जो फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर में, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम कविता है और मैं वर्मी कंपोस्टिंग कर रही हूँ, वर्म फार्मिंग कर रही हूँ। मुझे वर्म फार्मिंग करते हुए 2 साल हो गए हैं। और इसमें जो है हम जो भी जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे गोबर हो गया या हमारी खरपतवार हो गई, इन सब के माध्यम से जो है हम अपने केंचुओं को फीड कराते हैं और जो भी उनका हमस होता है वो हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में अपने आप में मतलब उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कविता, एक जानकारी ये चाहिए कि मैं अगर वर्मी कंपोस्ट पर कुछ काम करना शुरू करूं तो मुझे किस तरह के इंफ्रा की ज़रूरत है? सर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास लैंड होनी चाहिए। लैंड के साथ साथ जो है आपके पास आपको उसमें पानी की सुविधा होनी चाहिए। और आपके पास आजकल मतलब मशीनें वगैरह यूज़ करने के लिए, पंप यूज़ करने के लिए आपको बिजली की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो है आपका अगर एरिया शेडी हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास गोबर होना चाहिए, गोबर। और ऊपर मल्चिंग करने के लिए आपके पास में पुराल, पत्ती, कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आप केंचुओं को जो है धूप से और मतलब रोशनी से थोड़ा बचा के रख सकें। जो अपना जो इंफ्रा है, जो अपना काम है, उसको लाभकारी बनाने के लिए हमें कितनी स्पेस की ज़रूरत होगी मिनिमम की, अगर मैं बात करूँ? सर देखिए, मिनिमम तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे हमें कि हमने जो सोचा है, अगर हमें प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट करना है तो हम अपने 25 से 30 बेड से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो वो अपने हिसाब से उसको 2 बेड से भी स्टार्ट कर सकता है, 3-4 बेड से भी स्टार्ट कर सकता है। अब जैसे कि मेरा काम बढ़ गया है तो अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है, तो मुझे 5-6 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है इस टाइम पे। अपने ये जैसे 2 बेड की आप बात कर रहे हैं, तो 2 बेड की तो उत्पादन जो है उतना ही हो पाएगा जितना आप एक छोटी सी फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक उत्पादक बनना चाह रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के एक उत्पादक बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम कितने से स्टार्ट किया जाए? देखिए, मैं किसी को ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाए। आप स्टार्टिंग करने के लिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1-1.5 बीघा ज़मीन लीज़ पे ली थी उस टाइम पे। और 1-1.5 बीघा ज़मीन में मैंने अपने 20-25 बेडों से स्टार्ट करा था। तो अब ये हुआ कि जब मेरे बेड मल्टीप्लाई होते चले गए तो मुझे जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती चली गई। तो अब जो है मेरे पास जो मेरा ऑर्डर है उस हिसाब से मुझे 250-300 बेड्स की ज़रूरत है। तो मुझे जो है उसमें फिर 4-5 बीघा ज़मीन की ज़रूरत पड़ने लगी है। अच्छा, केंचुओं की कई तरह की प्रजातियां होती हैं। एक केंचुए वो होते हैं जो आम हम लोग देखते हैं कि बरसात में हमें दिखते हैं, आसपास अपने दिखते हैं, कि वो केंचुआ इससे अलग होता है, या वही केंचुआ है, या उसकी कोई विशेष प्रजाति है जिससे आप एक बड़े उत्पादक की तरफ आप बढ़ते हैं, बड़े उत्पादन की तरफ आप बढ़ते हैं, तो उसमें केंचुए की कौन सी प्रजाति होती है? सर देखिए, जो केंचुए होते हैं वो कई तरह के होते हैं वैसे। इसमें एपिजाइक, एंडोजाइक, एसिजाइक भी होते हैं।
जो केचुए हमें बरसात में दिखाई देते हैं वो मिट्टी खाते हैं, और वो केचुए कंपोस्टिंग नहीं करते हैं। वो एक तरीके से कल्टीवेटर है, इसीलिए उन्हें किसान का दोस्त कहा गया है। वो ज़मीन में नीचे गहराई तक जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ऊपर आते हैं। और जो हमारे जो कंपोस्टिंग के केचुए हैं ये थोड़े अलग हैं, ये ऊपर परत पर से खाते हैं, और ये जो भी अपशिष्ट ऑर्गेनिक अपशिष्ट है उसी को खाते हैं। मैंने ये सुना है कि आपने एक बार केचुए खरीदे, उत्पादन के लिए केचुए खरीदे, उसके बाद फिर आपको केचुए खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मल्टीप्लाई होता चला गया। ये कैसे होता है ये थोड़ा सा बताइएगा, और कितना आपने स्टार्टिंग में ख़रीदा था, और कितना आपकी जो जर्नी है वो कितने बेड से स्टार्ट हुई थी, कितनी ज़मीन से स्टार्ट हुई थी, उस जर्नी पे थोड़ा सा संक्षेप बताइए। सर, जब मैंने केचुआ ख़रीदा था तो मुझे केचुए का ही इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा था। मैंने अपना 30 बेड से स्टार्ट करा था काम, और 30 बेड में स्टार्ट करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे जब ज़मीन का रेंट भी देना है और मुझे अपने सारे खर्चे निकालने हैं, तो उस समय मेरे पास थोड़ी और ज़मीन बची थी, तो मैंने उसमें जो है अपने 10 बेड और बढ़ाए थे। तो केचुओं का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप काम को ढंग से करते हैं और आप बल्क में ले रहे हैं, तो केचुए अपने आप को जो है मतलब 60 से 70 दिन में जो है वो डबल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए केचुओं का तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको जो है बार बार खरीदने पड़ेंगे। जब आपने स्टार्ट किया था 40 बेड से, तो कितने किलो केचुए आपने और किस प्रजाति के थे? जब मैंने देखिए, केचुआ जो है ना, हम लोग बेड की जो लंबाई होती है फुट में होती है। अगर हमारा 10 फुट का बेड है तो हम प्रेफर करते हैं कि उसमें 10 किलो केचुआ, अगर 20 फुट का बेड है तो 20 किलो केचुआ, मतलब 1 फुट में 1 किलो केचुआ हम लोग डालते हैं। तो मैंने जब स्टार्टिंग खरीदी तो मैंने सबसे पहले आइसिनिया फटेडा ख़रीदा, रेड वॉर्म भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ब्रीड भी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद में मुझे कहीं से पता लगा कि अफ्रीकन नाइट क्रॉलर भी है, यूड्रिलस भी है, फिर मैंने वो भी ख़रीदे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट का देख सकूं कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो अलग अलग केचुआ जो है वो अपने मौसम के अनुसार और अपने हिसाब से कंपोस्टिंग करता है। अब जैसे अगर हम ANC की बात करें, जिसे यूड्रिलस कहते हैं, तो उसका जो ग्रेन्यूल है वो थोड़ा बड़ा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मेरे पास, जैसे मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक ही लैंड पे कर रही हूँ, तो वो एक दूसरे के बेड में चले जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो इसमें इस समय जो है मेरे पास सारी ब्रीड जो है वो मिक्स है। आपके पास जितनी भी ब्रीड है सब मिक्स हैं, तो क्या लगता है कि आपको उससे खाद बहुत अच्छी तैयार हो रही है? हाँ सर, खाद अच्छा तैयार होता है। जैसे पैरोनिक्स है, वो कोई भी इम्प्योरिटी होती है जिसको कि आपका यूड्रिलस नहीं खा रहा है या आपका ऑस्ट्रेलियन ब्रीड नहीं खा रही है, मतलब आइसिनिया नहीं खा रहा है, तो वो उसको भी कंपोस्ट कर देता है। एक सवाल ये उठता है कि जैसे आप इतना बड़ा उद्यम आप कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं आप, तो जो गोबर है उसकी आपूर्ति कैसे होती है? सर, गोबर की आपूर्ति तो हर जगह अपने अपने हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से है। अभी जैसे हमारे क्षेत्र में जो है एक नगर निगम वालों की गौशाला खुल गई है, तो हम वहाँ से भी उठा लेते हैं। कई बार जो है उस गोबर में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो मतलब अगर सही गोबर चाहिए तो डेयरियाँ हैं नज़दीक में, डेयरी से उठा लेते हैं, पशुपालकों से भी उठा लेते हैं। कई बार गुजरों का भी आ जाता है कि हाँ चलो, आप हमारे पास गोबर है तो आप इकट्ठा करके ले जा लो। अब मैं आता हूँ लागत और उसके उत्पादन पर, कि आपने कितनी लागत लगाई, कितना उत्पादन हुआ और कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य जब करता है तो वो लाभ के लिए करता है, लाभ उसके केंद्र में होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि जब आपने शुरू किया 40 बेड से शुरू किया, ये अगर हम एक बेड का हिसाब लगाते हैं तो कितनी लागत आ जाती है, कितना उत्पादन आपको हो जाता है, और ये उत्पादन कितने दिन में आपको प्राप्त हो जाता है? सर, जैसे केचुआ का तो मैंने बता दिया कि केचुआ तो आपको 1 फुट में 1 किलो केचुआ डालना होगा इस बेड में। और गोबर का जो, हम गोबर की वैल्यू वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पे हमें गोबर सस्ता मिल जा रहा है, कहीं पे महंगा मिल जा रहा है। कई बार मैं भी हूँ तो मेरे को एक ट्रॉली लेबर के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, अगर जिस टाइम पे खेतों में फसल बुआई का टाइम होता है उस टाइम पे हमें गोबर नहीं मिलता है, उस टाइम पे खाद मतलब ये लोग उठाते हैं किसान लोग, या फिर बरसात में हम लोगों को लेबर नहीं मिलती है गोबर भरने वाली, उस टाइम पे लेबर महंगी पड़ती है। तो अलग अलग सिस्टम है, और हमें जो इसमें उत्पादन है, हमारा 30 से 40% तक का उत्पादन हम प्राप्त करते हैं इसमें, जिसमें हमारे केचुए डबल हो जाते हैं, और बाकी जो भी हम उन्हें गोबर खिला रहे हैं उतने गोबर का 40% हमें खाद के रूप में वो हमें वापस कर देते हैं। केचुए का क्या रेट होगा इस समय? सर, केचुए का रेट सब अलग अलग है। आप अगर यूट्यूब पे या इधर उधर जाके देख लें तो वहाँ पे जो कई लोग ये बोलते हैं हम 100 रुपये किलो दे देंगे, 150 रुपये किलो दे देंगे, 200 रुपये किलो दे देंगे। सब जगह का अलग अलग है। हमारे यहाँ जो केचुआ है, मैंने तीनों ब्रीड इकट्ठी डाली हुई है और मेरा 500 पर केजी का रेट है। अगर अभी तक 2 साल का आपका क्या अनुभव रहा कि आप फायदे में हैं, या आपको लग रहा है कि ये मैं बेकार का काम कर रही हूँ, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए या मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी काम को एंजॉय करते हैं
तो वो काम आप छोड़ नहीं सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये एक विल पावर का काम है, क्योंकि कई बार हमें धूप में भी रहना पड़ता है। हमें बड़े बड़े अगर हम रिकॉग्नाइज होते हैं कहीं पे तो हमें लेबर के साथ भी बात करनी होती है। कई बार हमें लेबर नहीं मिलती है तो माइंड पजल्ड भी हो जाता है। कई बार किसी चीज़ की परेशानी है, कभी मौसम की वजह से परेशानी हो जाती है। तो काम जो है सबसे पहले किसी भी काम में 1000 दिन निकाल लेने चाहिए, उसके बाद में सोचना चाहिए कि हमने बेकार करें हैं कि सही करें। आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपने। एक होता है इंजॉय करना और एक होता है लाभ प्राप्त करना। इंजॉय अपनी जगह है, वो आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए हो सकता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने काम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ इकोनॉमी बहुत उसका एक बड़ा रोल है। तो उस हिसाब से क्या लगता है आपको? सर जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे पास में जो है मैंने सोचा था कि चलो 20-25 बेड से स्टार्ट करती हूँ। आज मेरे पास में जो है मतलब 100-150 बेड है। तो काम तो ऑब्वियसली बढ़ा ही है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है, मेरा डिमांड भी बढ़ी है। और इस अपनी यूनिट के साथ साथ मैंने 4-5 यूनिट और लगाई हैं, तो काम तो बढ़ ही रहा है। आपने कितने केचुए खरीदे थे? सर शुरू में मैंने जब केचुए खरीदे थे तो मेरा केचुओं का इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 से 2.25 लाख के बीच में आया था। किलो के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ? सर किलो के हिसाब से तो मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरा था 1500 किलो केचुआ मैंने ख़रीदा था। और आज की डेट में आपके पास कितना केचुआ होगा? सर आज तो मेरे पास में, अब मैं केचुआ अपना मतलब अंदाज़न अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास में कम से कम 5 से 6 हज़ार किलो केचुआ होगा जो मेरे बेड में काम कर रहा है। और मैं जो है मतलब आज अगर मेरे से कोई सप्लाई के लिए मांगता है तो मैं 2-2.5 हज़ार किलो तक केचुआ आराम से दे सकती हूँ। ये देखिएगा कि मल्टीप्लाई हुआ है, आपको लाभ तो मिला ही है। 500 रुपये के हिसाब से, जिस हिसाब से आप रेट बता रहे हैं, उस हिसाब से कितना मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये लाभ है। कविता, एक सवाल ये है कि जब हम अपनी खेती में वर्मी कंपोस्ट को डालते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन है उसमें कितना अंतर आ जाता है? सर देखिए, जैसे कि अभी तक सब लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है एक प्राकृतिक खाद है, ठीक है। ये आपकी ज़मीन को नरिश करता है, उसको उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखता है, मतलब पानी जो जल धारण की क्षमता है वो उसकी बढ़ा देता है। क्या है कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ज़मीन की पूरी जान खींच के आपको प्रोडक्शन देता है। और इसमें इसलिए हम ये तो बिल्कुल तुलना करनी बेकार है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के हिसाब से ही हम एकदम प्रोडक्शन ले लेंगे। लेकिन हाँ, ज़मीन आपकी जो है वो लंबे समय तक जो है वो प्रोडक्टिव बनी रहेगी। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरह की सावधानियां चाहिए? जो गोबर है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए और हम उसमें मल्चिंग करके रखें अपनी। और टाइम टाइम पे जो है हम लोग अपने बेड्स को खोल के उसमें कुरेदा मारते रहें। वो बेड बिल्कुल ठस के ठस ना हो जाए, एकदम से मतलब दब ना जाएं, सूखे ना पड़े। उन बेडों में नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। और जैसे अगर मतलब देखना चाहिए कि उसमें घास नहीं होनी चाहिए हमारे बेड में, क्योंकि पॉलिनेशन तो हम रोक नहीं सकते वातावरण में। तो कई बार घास जम जाती है, वो घास हम जमने नहीं देना चाहिए, हमें वो घास निकालते रहना चाहिए। अगल बगल जो है बेड्स के आसपास का एरिया है, जो अपना एरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस एरिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा घास वास वहाँ से हटा के दूर रखें तो ये सही है। कितना समय लग जाता है बेड स्टार्ट करने से लेकर प्रोडक्शन प्राप्त करने तक? सर देखिए, जब आप जैसे कि हमने बेड लगाए हैं, बेड लगाने के 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग उस पर ऊपर से उतार करना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो है मतलब 3 महीने में हमारा बेड कंप्लीट हो जाता है। हम लोग उस पर से 2 से 3 बार उतार ले लेते हैं, नीचे कल्चर रह जाता है जिसको कि हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अभी आपने हिसाब एक लगाया होगा कि एक बेड है 10 फीट का, आपने बेड बताया है। 10 फीट के बेड में 3 महीने बाद हमारे पास कितना वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है? सर बेड जो हम लगाते हैं वो 2.5 फीट चौड़ा होता है और 2.5 फीट ही ऊंचा होता है। और लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं। मान लिया अगर हमने किसी चीज़ में हमने एक बेड में अगर 400 किलो गोबर डाला है, हमें मतलब ये लगा लीजिए 120-130 किलो खाद उसमें से मिल जाएगी। मतलब आपने जितना गोबर लगाया है उसमें उसका 1/3 आपको मिल जाएगा? 1/3 मिल जाएगा। तो क्या रेट जा रहा है इस समय? सर देखिए, रेट ना अपने अलग अलग है। आप अगर ऑनलाइन साइट्स उठा के देखें तो वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। आप अगर डोमेस्टिक में मतलब कम वेट में जो जाते हैं, अच्छी पैकेजिंग है, स्टिकर लगाना है, ब्रांड मेंटेन करना है आपने, तो वहाँ पे अब 1-1 किलो 2-2 किलो जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी है, पैकेजिंग का भी, सब चीज़ों का है। तो वहाँ पे हम 30 से 40 रुपये किलो भी देते हैं। 1 किलो? किलो। और अगर हमारा किसानों को जाता है,
हम किसानों को चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, उन्हें हमारी पैकेजिंग से मतलब नहीं होता। वो हमारे से जो है कैसे भी कट्टे हम रीयूज़ कर लेते हैं उनके साथ में, तो हम वहाँ पे जो है उनको पैकेजिंग का खर्चा घटा देते हैं और उनको हम सस्ता देते हैं। मतलब उनको हम जो 10-12 रुपए किलो दे देते हैं आराम से। मतलब जो आप 1 या 2 किलो के जो पैक बनाते हैं, 5 किलो का पैक बनाते हैं, तो वो पैकेजिंग की जो कीमत है वो भी जुड़ जाती है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। हाँ, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी डिज़ाइनिंग है, सब चीज़ें हैं, स्टिकर है, तो वो सब कॉस्टिंग उसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, इसमें भी जो है वर्मी कंपोस्ट में भी क्या वैरायटी होती है कि ये महंगी वैरायटी है, ये थोड़ा सस्ती वैरायटी है, इसमें भी आपने क्या उसको ऐसे बांटा हुआ है क्या? इसमें ऐसे कोई इसमें जो है सिर्फ वेट और ऑर्डर का है। वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी वही रहती है, उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है कि हमने जो है किसी को कैसा दे दिया, किसी को कैसे दे दिया। चाय पत्ती नहीं है, किसी को मोटा दे दिया, किसी को बारीक दे दिया। लेकिन हाँ, वेट के ऊपर बात है। अब अगर हम किसी से, कोई हमारे से अगर एक मतलब कहे कि हमें 10 किलो का पैकेट चाहिए और देहरादून में चाहिए, तो अब इसलिए उसमें खर्चा जुड़ेगा। काम शुरू करने, जैसे 10 बेड पे अगर मैं काम शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या मैं खुद अकेला ही कर सकता हूँ? सर, जब मैंने स्टार्टिंग में करा था तो बेड जब हमारी यूनिट स्टेबलाइज होती है तब हमें श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई बेड लगने हैं हमारे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फटाफट लग जाएं। उसके बाद उसमें जो है बीच का जो समय रहता है वो आपको बस केयर करनी है, उसमें वाटरिंग करनी है, मतलब जिससे कि आपके बेड में नमी बनी रहे, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है, अगर आपके पास कम बेड है, आप खुद अगर अच्छे तरीके से सक्षम है शारीरिक रूप से और आपके पास समय है, तो आप खुद भी उतार लेना शुरू कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में खुद उतार लेना शुरू करा, औरतों को सिखाया, पानी में खुद ही डालती रहती थी और ध्यान रखती थी अपने उसका। क्या कोई ऐसा मॉडल भी तैयार हो सकता है कि आप महिलाओं को प्रशिक्षित करें गांव-गांव जाकर, और महिलाओं से कहें कि आप थोड़ी सी जगह पर घर के पास, जहां आप गाय का गोबर डाल रहे हैं, जहां आप और अपशिष्ट डाल रहे हैं, वहां पर आप इसको तैयार कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाए? घर घर पे उत्पादन की व्यवस्था हो सकती है क्या इसकी? देखिए, मेरा जो शुरू में काम स्टार्ट करने का जो शुरू में मुझे प्रेरणा थी वो यही थी कि जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने पशुपालन किया हुआ है लेकिन उनके पास खेत खलिहान नहीं है और वो दूसरों का खेत से मतलब घास वास काट रही हैं और फिर वो गोबर की ट्रॉली बेचती थी, तो वो साथ साथ अगर वर्मी कंपोस्टिंग कर लें तो उनको बेनिफिट है, उनसे हम ले सकते हैं। तो हम लोग कम जगह में और किस तरीके से, जैसे सरकार की योजनाएं भी हैं कि वो 1-2 पीटें बनाती हैं, उनको पैसे देते हैं सरकार और उसमें उनको सपोर्ट करती है। जैसे पहाड़ों में है, कई जगह पहाड़ों में जो है वहाँ के इकोनॉमी जो है वो मतलब ज़्यादातर फार्मिंग पे और इसी पे डिपेंड है, पशुपालन पे, तो वहाँ पे भी है। लेकिन बस ये है कि वहाँ पे जो वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं कि हम लोग वहाँ पे इतनी लंबी लंबी जगह नहीं मिल सकती कि हमें वहाँ पे विंडो मेथड से कर लें, तो वहाँ पे हम लोग 4 पिट मेथड है या वैसे 3 पिट मेथड है, उन मेथडों में हम गोबर की जो है कंपोस्टिंग स्टार्ट करवाते हैं। महिलाएं कर सकती है अपने घर में? आराम से कर सकती हैं सर। फिर उसके बाद कलेक्शन आप कर सकते हैं उसका? हाँ सर, कलेक्शन कर सकते हैं, वो मुझे भेज दें, हमें तो चाहिए ही है। आगे हमारे पास तो अभी ऑर्डर कंप्लीट करने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन तो आप बड़े मनोयोग से करते हैं, बड़ा अच्छा उत्पादन आप करते हैं, अगर मार्केट नहीं है तो उत्पादन वहीं रखा रह जाता है। मार्केट की जो रणनीति है वो क्या है? सर, सबसे पहले तो अब जो है ना उपभोक्ता भी जागरूक है और हमारे जो उत्पादक हैं वो भी जागरूक हैं। सबको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो महंगी बिकती हैं, तो किसान भी इस तरफ, किसानों का रुझान हो रहा है कि हम प्राकृतिक खेती करें और मतलब ऑर्गेनिक खेती करें, तो अब बहुत ज़्यादा कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है, अब लोग नए नए शौकीन हो गए हैं, किचन गार्डन कर रहे हैं, टेरेस गार्डन कर रहे हैं, 100 तरीके से अपने घर में कुछ ना कुछ उगा रहे हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम ऑर्गेनिक उगाएं, तो लोग जो है अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। आगे आगे मतलब अब नर्सरी वाला है, स्टार्टिंग जब मैंने नर्सरी वाले को बोला कि भैया आप हमारी खाद रख लो, तो उन्होंने इसको मतलब कुछ जगह वो नहीं दी कि मतलब आपका इतना खाद महंगा है तो हम नहीं रख सकते। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उनसे लोगों ने मांगना शुरू करा और हमारा खाद जब हमने स्टार्टिंग में कहा कि चलो सैंपल के तौर पे ही रख लो, उन्होंने इस्तेमाल करा और उसके रिजल्ट देखे तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। अब हमारा नर्सरियों पे भी जाता है, तो जैसे बीज भंडार हैं वहाँ पे हमारा जाता है, वहाँ से लोग उठाते हैं। हमारा जो है अब मतलब देहरादून में जो है हम सोसाइटीज़ में जहाँ पे जिनको पता है वो कॉल करके हमसे मंगा लेते हैं। बाकी हमारा जो है ऊपर पहाड़ों में जा ही रहा है, एप्पल ऑर्चार्ड है उनमें जा रहा है। अब आप इस स्थिति में है कि आप केचुआ भी बेचते हैं, खाद भी बेचते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, लोगों को समझाते भी हैं
जागरूक भी करते हैं, यही है। वर्मी कंपोस्ट ही क्यों सोचा? सर वर्मी कंपोस्ट जो है अपने आप में सबसे पहले तो यह है कि जो हम मतलब ट्रेडिशनली गोबर जो यूज़ करते थे हम, अब गोबर यूज़ करने में क्या होता था, कई बार वो कच्चा पक्का रह जाता था तो ज़मीनों में दीमक बन जाती थी। और ये उसका एक कॉम्पैक्ट है और उससे ज़्यादा एनरिच है, ये जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार का जो मतलब इसमें हम ये तो कह नहीं सकते, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और इसमें जीवों के सपोर्ट से हम लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंपोस्टिंग है। कविता 2 साल पहले आपने शुरू किया था, आज अपने आप को कविता कहाँ पाती है वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में? सर 2 साल पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इतने सारे लोग जानेंगे और इस कंपोस्टिंग की वजह से मुझे बहुत रिकग्निशन मिला है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग मुझे। अभी हम मुलाकात कर रहे थे कविता पाल से, जो कविता ऑर्गेनिक्स फर्म चलाती हैं, और आपका कहना है कि प्रोडक्शन भले ही उसमें अंतर थोड़ा हो, प्रोडक्शन भले ही कम हो, लेकिन आपकी जो ज़मीन की ताकत है उसको बढ़ाता है वर्मी कंपोस्ट, और ये आपकी ज़मीन को बंजर होने से रोकता है। और ये पीढ़ियों के लिए है, ये अभी के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिमा गर्ग है और किन्हीं दोस्तों की मदद से मुझे कविता के बारे में पता लगा कि वो वर्मी कंपोस्ट का काम करती हैं। मुझे सुन के अच्छा लगा, बट मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बट धीरे धीरे मैंने इसके वीडियोस देखे, इनको लगातार मिलने वाली प्रसिद्धि देखी, इनको अवार्ड्स इतने मिलते थे, तो मुझे लगा ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे मैंने इस चीज़ के लिए पता किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब प्रकृति को सेव करने के लिए जो काम कर रही थी, मुझे ये पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं इनसे प्रेरित हुई और मैंने काम करने का सोचा। मैंने ये काम शुरू किया है श्यामपुर के पास एक गांव है पीली, वहाँ पे काम स्टार्ट किया। सच में कहूँ तो अभी तक कोई रणनीति सिर्फ इतनी है कि मुझे ये काम सीखना है, इसमें अच्छे से पारंगत होना है, और इसके बाद लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए, इसके लाभ बताने के लिए मुझे उनको प्रेरित करना है कि वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम सॉइल को सेव कर सकें। जैसे कि अभी कविता ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने के लिए है, क्योंकि ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर हमारे बच्चे ही हमें कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा, तो ये जवाबदेही होनी चाहिए इसके लिए सब।